नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 मार्च 2023। आज हम लोग देखेंगे हमारे दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेशन को शुरू करने से पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कमेंट करके बताइएगा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। तो अब अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब आप समझ गए होंगे प्रश्न देखते ही कि ये न्यूज में आया है, इसी वजह से इस प्रश्न को रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ब्रिटिश आर्किटेक्ट चिपरफील्ड, इन्होंने प्रित्जर जो प्राइज है इसको जीता है। अब अगर प्रित्जर प्राइज की बात करें तो इसको वास्तुकला का नोबल कहा जाता है। 1979 से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फाउंडेशन का नाम याद रखिएगा, हयात फाउंडेशन बोलते हैं। ये शिकागो की एक फैमिली थी, उसी के टाइम पर इसको ये स्टार्ट किया गया था। बेसिकली जो वास्तुकला होती है उसके क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान जो व्यक्ति देते हैं उनको इस पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। टोटल 1 लाख US डॉलर की इनाम राशि मिलती है। इसके साथ साथ एक ब्रोंज का मेडल मिलता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो अब आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है बी, वास्तुकला। अगला प्रश्न, भारत के कार्बन सिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन आपके सामने दे रखे हैं, इसको पढ़िए और इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी, यहां पर भारत के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत के द्वारा 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 2.5 से 3 बिलियन टन इसको सिंक करने की बात करी जा रही है। यानी कि अभी जो हमारा कार्बन सिंक है, यानी कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, कार्बन सिंक का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको किस तरीके से अवशोषित करा जा सकता है। हम ऐसे क्या करेंगे, तो हम वन आदि लगाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो हम लोगों ने जो लक्ष्य बना रखा है कि अपने कार्बन सिंक को इंक्रीज करना है, और कितना इंक्रीज करना है कि 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 जो है इसको सोखा जा सके 2030 तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पर UNFCCC जो संस्था है, इसको यहां पर इस चीज के बारे में नहीं बताया गया है कि यहां पर बेस लाइन जो है वो 2005 रखी जाएगी कि क्या होगा, बट हमारे लिए हमने ये लक्ष्य बनाया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अंडर में देखिए, यहां पर इस आर्टिकल में पंचामृत, ये टारगेट जो हमने बनाए हैं उसका भी जिक्र आया है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि पंचामृत जो होता है उसमें 5 हमारे कौन कौन से टारगेट हैं। वापस अपने प्रश्न पर लौटते हैं। पहला कथन है, भारत 2030 तक अपने कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां तक एकदम सही है, लेकिन इसने औपचारिक रूप से UNFCCC को यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आधारभूत वर्ष 2005 होगा। पूरा कथन सही हो जाएगा। भारत अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के निर्माण में 2030 तक अपने कार्बन सिंक को 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर सी बात है, हमको जब इस टारगेट तक करना है तो हमें अपने वृक्षारोपण को बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा कथन भी यहां पर सही हो जाएगा। भारत के वन सर्वेक्षण के अनुसार 2015 में भारत के वनों और वृक्षों के आवरण में 29.38 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक था। यह भी कथन एकदम सही हो जाएगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर NAAC है ना, इसके कार्य प्रणाली में कुछ इरेगुलरिटीज देखी गई हैं, तो उसके बारे में ये आर्टिकल आया है। तो थोड़ा सा हम इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि UGC के अंडर में इस संस्था का निर्माण हुआ था, बट ये अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। जो भी हमारे देश में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनको ये 2 काम करता है। एक तो उनका मूल्यांकन करता है, किस तरीके से उसके अंदर में पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज, ये सब चीजें हैं। दूसरा, उनको प्रमाणन देता है। अब ये जो सर्टिफिकेट देना होता है, यहां पर आपने देखा भी होगा कि A++ से लेकर C तक इस कैटेगरी के सर्टिफिकेट यहां पर दिए जाते हैं। एक सर्टिफिकेट D भी होता है, परंतु D सर्टिफिकेट जिस भी इंस्टीट्यूशन को मिलता है उसकी मान्यता नहीं रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट ईयर 2022 में भी NAAC का एक सर्वे आया था, जिसमें अगर भारत लेवल पर बात करें कि सबसे मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो कौन से राज्य में आते हैं, तो इसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है और उसके बाद कर्नाटका आता है। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसमें तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर आता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इनको। अब
मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन एक्स है, तो ये मान्यता इसको कब देते हैं कि इसके लिए दो शर्तें यहां पर रखी गई हैं। पहली शर्त है कि इस इंस्टीट्यूशन को 6 वर्ष पुराना होना चाहिए, मिनिमम 6 वर्ष, और दूसरा है यहां पर कि यहां से 2 बैच ग्रेजुएशन के एटलीस्ट निकल जाने चाहिए। तो ये 2 शर्तें जिसके होती हैं उसका ये मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करने लगते हैं। और ये जो भी सर्टिफिकेट यहां पर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ए डबल प्लस या सी तक के जो सर्टिफिकेट यहां दिए जाते हैं, इनकी वैलिडिटी 5 वर्ष तक रहती है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। NAAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो मान्यता के भाग के रूप में ग्रेडिंग के साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। एकदम सही है। संस्थानों की रेटिंग ए डबल प्लस से लेकर सी तक होती है। अगर किसी संस्थान को डी ग्रेड दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। यह भी कथन सही हो जाएगा। केवल वही उच्च शिक्षा संस्थान जो कम से कम 10 वर्ष पुराने हैं, ये यहां पर देखिए गलत हो जाएगा, 6 वर्ष पुराने होने चाहिए। और जहां से छात्रों के कम से कम 3 बैच, ये भी गलत है, यहां पर 2 होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कितने कथन गलत हैं, तो यहां पर केवल एक कथन गलत है और वो तीसरा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, चाबहार बंदरगाह के संबंध में आपके सामने कथन है। अब ये कितनी बार न्यूज में रहता है आपको भी पता है, तो मेरे ख्याल से आपको चाबहार बंदरगाह की जो लोकेशन है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, इंडिया ने 20,000 मैट्रिक टन जो वीट है, गेहूं है, वो अफगानिस्तान को थ्रू चाबहार पोर्ट के रास्ते से भेजा है। अब थोड़ा सा चाबहार पोर्ट के बारे में बात करें तो ये आपको ओमान की खाड़ी में दिखेगा, ठीक है। अब ओमान की खाड़ी से जो है चाबहार के लिए अब हमको अफगानिस्तान का भी रूट देता है प्लस ईरान का भी रूट दे देता है। चाबहार पोर्ट की जब भी बात करते हैं तो 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। एक तो है शाहिद बाहिस्ती पोर्ट, ठीक है, दूसरे का नाम है शाहिद कलंतरी। शाहिद बाहिस्ती जो पोर्ट है ना, इसमें इंडिया के द्वारा, इंडिया की कंपनी है, उसका नाम है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसने कार्यभार संभाला है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है, एकदम सही। एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है, एकदम सही है। भारत के लिए समुद्री भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल परिवहन करने हेतु पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बिल्कुल सही। अब अफगानिस्तान जाना है या तो पाकिस्तान के थ्रू जाएं, वो हमें रूट देता नहीं है, तो हमने उसको बाईपास करके कहां से निकल गए हम, ओमान की खाड़ी से, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर का चयन करना है, तो तीनों ही कथन यहां पर सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, बिस्फेनॉल ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में मुख्य घटक रहता है। बिस्फेनॉल जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये प्लास्टिक बनाने के काम आता है। और जो प्लास्टिक होती है वो कैसी होती है, वो पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक होती है। बेसिकली प्लास्टिक को जब ठोस करने की बात आती है तो हम इस एलिमेंट का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिनॉल का प्लस एसीटोन का। इन 2 केमिकल्स का हम यहां पर यूज करते हैं। अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक टाइप का जैसे रंगहीन ठोस होता है, ठीक है। जितने भी आप देखते हो ना जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये जिस कंटेनर में आते हैं, ठीक है, तो कंटेनर को अब कठोर बनाना पड़ता है, तो उसमें हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, इसका। जो स्टोरेज के लिए हम लोग कंटेनर बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जो टेबल वेयर होता है, टेबल वेयर का मतलब है, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो मेज वगैरह होती है उसके ऊपर कई सारी प्लास्टिक की चीजें रखी होती हैं, तो उनका भी निर्माण हम बिस्फेनॉल की सहायता से करते हैं। तो इतनी सारी चीजों में हम बिस्फेनॉल को यूज करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होती है ना, बिस्फेनॉल से बना है ये कंटेनर। अब कंटेनर में रखे हैं खाद्य पदार्थ, या हमारे घरों में जो टेबल में खाद्य पदार्थ रखे होते हैं वो भी इसी प्लास्टिक की जो बर्तन होते हैं उसमें हम लोग रख देते हैं। तो बिस्फेनॉल ना इस कंटेनर से या इस बर्तन से हमारे खाद्य पदार्थों में पहुंच जाता है, जो एक बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनका कारण ये बनता है। तो बेसिकली इसमें आंसर क्या है कि पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसके निर्माण में बिस्फेनॉल का उपयोग किया जाता है। चलिए आज के तथ्य में नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर, यहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है जम्मू कश्मीर में, उसको यहां पर वापस से प्रपोज करा जा रहा है। तो देखिए इसके बारे में संक्षिप्त रूप से अभी के लिए जान लीजिए। आपको यह भी न्यूज पता चली होगी 2020 के आसपास यहां पर अब बाहर का व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी ले सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर, जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। तो पहले यहां पर ऐसा नहीं था। अब यहां पर जब बाहर का व्यक्ति, जो डोमिसाइल वाली शर्त है उसको यहां पर हटा दिया गया। हालांकि अभी भी जो यहां पर कृषि भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो यहां पर प्रतिबंधित है, वो यहां पर बाहर का व्यक्ति नहीं ले सकता। अब जब बाहर का व्यक्ति यहां पर जमीन लेगा ना, तो वहां पर मान लीजिए कॉमर्शियल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत बार भारत सरकार ने कई सारी कंपनीज को यहां पर निवेश करने के लिए भी इनवाइट किया है। तो जब कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैंड परचेज करी जाएगी तो जाहिर सी बात है उस पर जो टैक्स आएगा उससे गवर्नमेंट की आमदनी भी होगी।
तो ऐसा नहीं था कि यहां पर पहली बार इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। 2002 में भी ना सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो था उसने यहां पर टैक्स लगाया था, जो यहां पर लैंडलॉर्ड से यानी कि जो मकान के मालिक थे वो जो रेंट लेते थे उस पर ये टैक्स लगता था। परंतु इस टैक्स को लोकल जो अर्बन बॉडीज होती हैं उनके साथ शेयर नहीं करा जाता था। बाद में यहां पर गवर्नमेंट ने इस टैक्स को लेना भी बंद कर दिया। उनका यह कहना था कि भाई टैक्स को कलेक्ट करने पे जितना हम खर्चा आता है ना उससे कम तो यहां पर टैक्स कलेक्ट होता है। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहां पर ऑफिसर्स नियुक्त करने पड़ते हैं, उनको सैलरी दुनिया भर की चीजें देनी पड़ती हैं, तो उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो टैक्स कम आता है। तो उस टैक्स को भी यहां पर समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, आर्टिकल 370 के बाद से यहां पर आप देखोगे अक्टूबर 2020 में ना यहां पर गृह मंत्रालय के द्वारा बोला गया था कि अब यहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको यहां पर लिया जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका विरोध हुआ था, विरोध होने के पीछे का रीजन भी था। इन्होंने बोला था कि 2019 के बाद से जब से कोविड आया तो यहां पर जितनी भी दुकानदार थे या फिर जो बिजनेसमैन थे उनको इतनी प्रॉफिट हुआ नहीं, उनका बिजनेस इतना चला नहीं, तो फिर टैक्स देने के लिए उनके पास अभी पैसे हैं नहीं। तो उस चीज का यहां पर 2020 में अपोज हुआ था। 2023 में फिर से यहां पर सरकार ने बोला है कि अब हम यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेंगे। अब इसकी अलग अलग शर्तें हैं यहां पर, ठीक है। अब हमको हर इतने सारे फैक्ट्स तो नहीं याद रखने, थोड़ा सा ये चीज याद रखिएगा कि जो भी यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा तो वो 5% होगा जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहां से, और जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका 6% आएगा। अब जैसे यहां पर घरों के एरिया को बता दिया गया कि 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा होगा तो उसका टैक्स अलग होगा, इससे कम होगा तो उसका अलग होगा। तो इस तरीके के यहां पर नियम बनाए गए। मेन मुद्दा यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स को यहां पर जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा गया है। और आपको यह पता भी होना चाहिए जो संपत्ति कर होता है इससे गवर्नमेंट के राजस्व का एक मार्ग जो है वो खुल जाता है, इससे गवर्नमेंट की आमदनी होती है और उसी आमदनी को गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसी राज्य में इन्वेस्ट भी कर सकती है। जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वहां पर फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, रेलवेज, इन सबको कैसे वो वहां पर बनाएगी, तो सरकार की आमदनी का भी एक जरिया प्रॉपर्टी टैक्स होता है। चलिए, चाबहर पोर्ट की बात हुई है तो यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए ये क्या है। और दूसरा, मैंने आपसे बोला है कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसकी थीम क्या है 2023 की, ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर से सभी को होली और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।